बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ 1 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू ए कॉपर वायर हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड 10 किलोमीटर लेंथ, also calculate the time required by charge carrier to travel from one to other end of the conductor. Free electron density of copper is 8.5 into 10 power 28 per cubic meter. 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है एक कॉपर वायर से और उस कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर और उस कॉपर वायर की जो लेंथ है वो 10 किलोमीटर है। कैलकुलेट करना है टाइम, जितने टाइम में चार्ज कैरियर एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कॉपर की वो 8.5 इंटू 10 पावर 28 पर क्यूबिक मीटर गिवन है। तो हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट की मदद से डाटा नोट कर लेते हैं। करंट कितना है 1 एम्पेयर का, यानी कि I इक्वल टू 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू ए कॉपर वायर हैविंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। तो एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 होती है, एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 और ऊपर स्क्वायर भी मौजूद है, 10 पावर -2 का स्क्वायर 10 पावर -4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड 10 किलोमीटर लेंथ। लेंथ L 10 किलोमीटर, किलो 10 पावर 3 के इक्वल होता है। लेंथ का SI यूनिट मीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर 3 मीटर। आल्सो कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द चार्ज कैरियर, T कैलकुलेट करना है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर N की वैल्यू हमारे पास है 8.5 इंटू 10 पावर 28 पर क्यूबिक मीटर। डाटा हमने नोट कर लिया। जब आपके फाइनल पेपर होते हैं तो पेपर में आपको पेपर के एंड पर फार्मूले दिए गए होते हैं, तो मेन काम न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट की मदद से डाटा लिखना आना चाहिए। जब आप डाटा लिख लेंगे तो इन क्वांटिटीज को देखते हुए पेपर में जो फार्मूला मौजूद होगा वो फार्मूला पिक करेंगे, उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काम इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टेटमेंट की मदद से डाटा लिखना आना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमने T कैलकुलेट करना है। T कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि यहां पर हम कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी हमारे पास तो तभी टाइम कैलकुलेट हो सकेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला I/NAE है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। I की वैल्यू 1 एम्पेयर है डिवाइडेड बाय N हमारे पास 8.5 इंटू 10 पावर 28 है। एरिया A 1 इंटू 10 पावर -4 वैल्यू गिवन है, और E जो है इसकी वैल्यू, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ये कांस्टेंट है, तो ये वाली वैल्यू जहां पे E की वैल्यू पुट की। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो ये 13.6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बेसिस सेम है, पावर्स इनकी ऐड होंगी तो 10 की पावर, ये पावर्स ऐड अप होके 10 पावर 5 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, ये बेसिकली 10 पावर 5 का मतलब क्या है कि 1 0 इधर एडजस्ट हो गया और बाकी आगे 4 जीरोस आ गए। डिवाइड करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी 7.35 इंटू 10 पावर -7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। जब आप वैल्यूज पुट करें तो उस वक्त साथ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तमाम वैल्यूज को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया था। अब उसके बाद जब एंड पे आंसर आए तो आंसर के साथ आप क्या करें, उस क्वांटिटी का SI यूनिट लिख लें जो आपने फाइंड की है। तो वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, वो लिख दिया। इसके बाद टाइम कैलकुलेट करना है। S इक्वल टू VT के फार्मूले से V इक्वल टू S ओवर T इक्वल टू S ओवर V आ जाएगा। ठीक है, S इक्वल टू VT के फार्मूले से T इक्वल टू S ओवर V आ जाएगा। अब इसमें S जो है डिस्टेंस वो लेंथ की सूरत में है और वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सूरत में है।
T इक्वल टू L ओवर वी डी फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसमें L हमारे पास गिवन है डाटा में 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट की 7.35 इंटू 10⁻⁻7, तो टाइम आ जाता है 1.36 इंटू 10⁻10 सेकेंड। 10 डिवाइडेड बाय इसको हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 10 डिवाइडेड बाय 7.35 करेंगे तो 1.36 आ जाएगा, और ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, यानी कि 3 + 7 10⁻10 सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड में आंसर आ गया। आपका ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, पेपर में आपका जहां तक आंसर काफी है, लेकिन आपकी बुक में ईयर्स में आंसर है, तो इस वैल्यू को हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे किस वैल्यू से, सेकंड्स में है, इसको ईयर्स तक लेके जाना है, यानी कि एक ईयर में 365 डेज होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं। तो ईयर से स्टार्ट हुए सेकंड्स तक गए, यानी कि सेकंड्स ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जब इस वैल्यू से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टाइम आ जाता है 431.2 ईयर्स। ठीक है, जहां पे हमने जो वैल्यूज पुट की थी ऐसा यूनिट में थी, तो जब वैल्यू हमने आंसर इसका फाइंड किया तो साथ क्या लिख दिया, यूनिट लिख दिया, जो इस क्वांटिटी का SI यूनिट था। यहां तक आपका आंसर ठीक है, लेकिन बुक में जो आंसर है वो ईयर्स में है, तो इन सेकंड्स वाली वैल्यू को हमने ईयर्स में कन्वर्ट करके ये लिख दिया, T इक्वल टू 431.2 ईयर्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है, कैलकुलेट द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इनसाइड द EMF सोर्स having potential 2 volt and terminals are connected with each other having internal resistance 0.02 ohm। इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करना है। चार्ज पर यूनिट टाइम यानी कि Q/T कैलकुलेट करना है। साथ साथ हम डाटा नोट करते हैं। डाटा में हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम यानी कि Q/T कैलकुलेट करना है। Inside the EMF source having potential 2 volt, potential यानी कि potential difference जिसको V से डिनोट किया जाता है, V equal to 2V, and terminals are connected with each other having internal resistance R की वैल्यू 0.02 ओम है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास ओम्स लॉ के मुताबिक फार्मूला है V equal to IR। I जो है यहां पर इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन I इक्वल होता है Q/T के, तो हम I की जगह पे क्या लिख देंगे, Q/T। यही Q/T हमने कैलकुलेट करना है, R इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि Q/T इक्वल आ जाएगा V डिवाइडेड बाय R के। R इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। V और R की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, Q/T इक्वल आ जाएगा V2 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 0.02, तो Q/T इक्वल आ जाता है 100। चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकंड, कूलम पर सेकंड। Q/T इक्वल आ गया 100 कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड एम्पेयर के इक्वल होता है, तो Q/T इक्वल आ जाएगा 100 एम्पेयर के। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है, कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द EMF सोर्स इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 10 ohm एंड करंट एंड इंटरनल पोटेंशियल और 1 एम्पेयर एंड 10 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि टर्मिनल पोटेंशियल जो है EMF सोर्स का वो कैलकुलेट करना है। EMF सोर्स यानी कि बैटरी, उसका टर्मिनल पोटेंशियल कितना है वो कैलकुलेट करना है। अगर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम हो, करंट और इंटरनल पोटेंशियल 1 एम्पेयर और 10 वोल्ट हो। डाटा देखते हैं, कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल यानी कि VT पोटेंशियल, V एंड T फॉर टर्मिनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ऑफ EMF सोर्स। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 10 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस R 10 ओम गिवन है। करंट एंड इंटरनल पोटेंशियल, करंट 1 एम्पेयर, I 1 एम्पेयर एंड इंटरनल पोटेंशियल यानी कि कैपिटल जो V है, बैटरी का पोटेंशियल V 10 वोल्ट हमें गिवन है। तो अब इसका सोल्यूशन देखेंगे। जब EMF सोर्स का अपना पोटेंशियल और टर्मिनल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो इसका रिलेशन हमारे पास
वी टी इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। वी टी इक्वल आ जाएगा ई 10 माइनस आई की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू भी 1 है, तो ये 10 माइनस 10 0 वोल्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, देयर इज ए कॉपर कॉइल हैविंग 2000 नंबर ऑफ टर्न्स with 0.8 millimeter square cross section or the length per turn is 80 centimeter. Calculate the resistance of the coil. Resistivity of copper is 0.02 micro ohm meter. अब इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, एक कॉपर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 2000 हैं और जो वायर यूज की गई है कॉपर वायर, उन टर्न्स के लिए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर है। लेंथ पर टर्न 100 सेंटीमीटर है, यानी कि एक टर्न की लेंथ 100 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और कॉपर की रेजिस्टिविटी भी दी गई है हमें। तो स्टेटमेंट की मदद से डाटा नोट करते हैं। कॉपर कॉइल हैविंग 2000 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स एन की वैल्यू 2000 टर्न्स है, विद 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो मिली की वैल्यू हम पुट करेंगे मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर मिली के ऊपर भी है। मिली की वैल्यू 10 पावर -3 होती है, 10 पावर -3 का स्क्वायर 10 पावर -6 हो जाएगा, तो ये 0.8 इंटू 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेंथ पर टर्न इज 80 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 80 सेंटीमीटर, इसको भी हम एसआई यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0.8 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर रो इक्वल टू 0.02 माइक्रो ओम मीटर। यहां पे इसको भी माइक्रो की वैल्यू साथ पुट करेंगे, 0.02 इंटू 10 पावर -6 ओम मीटर आएगा। अच्छा, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इन वैल्यूज के मुताबिक आर रेजिस्टेंस इक्वल होता है रो एल ओवर ए के। अब इसमें आर की वैल्यू है, रो की ये वैल्यू है, लेकिन एल जो है वो डायरेक्ट ये वाला पुट नहीं करना, क्योंकि ये लेंथ पर यूनिट टर्न है, लेंथ पर टर्न है, जबकि हमें कंप्लीट लेंथ यहां पे लिखनी होती है। तो यहां पे इस लेंथ को नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आर इक्वल आ जाएगा, रो हमें 0.02 इंटू 10 पावर -6 गिवन है, एल 0.8, लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स 2000 डिवाइडेड बाय एरिया 0.8 इंटू 10 पावर -6 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो ये 32 आ जाता है, इनटू 10 पावर -6 एज इट इज लिख दिया, और ये 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 एज इट इज आ गया। 10 पावर -6 10 पावर -6 से कैंसिल हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 0.8 हमारे पास आ जाता है आर इक्वल टू 40 ओम। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है, तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम लिख दिया, 40 ओम आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है, पीस ऑफ सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। What will be the resistance of magnum wire of 1/3 of the length and 1/3 of diameter if the specific resistance of wire is 30 times that of silver? एक सिल्वर वायर का पीस है और उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम गिवन है। मैग्नम वायर एक और मटेरियल है, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी अगर मैग्नम वायर की लेंथ सिल्वर की लेंथ से 1/3 हो और मैग्नम वायर का डायामीटर भी सिल्वर वायर की डायामीटर से 1/3 हो, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है मैग्नम वायर की वो सिल्वर की निस्बत 30 टाइम्स हो। तो डाटा हम इसका नोट करते हैं, पीस ऑफ सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। आर हमारे पास आ जाएगा 1 ओम, आर रेजिस्टेंस फॉर सिल्वर, ठीक है, एस सिल्वर और आर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर इक्वल टू 1 ओम। What will be the resistance of magnum wire?
एम आर एम हो जाएगा, एम फॉर मैग्नम, आर एम कैलकुलेट करना है। 1/3 ऑफ द लेंथ, अब 1/3 ऑफ द लेंथ से क्या मुराद है, एल एम जो है 1/3 एल एस होगा, लेंथ ऑफ मैग्नम एंड लेंथ ऑफ सिल्वर। बताया गया है 1/3 ऑफ लेंथ एंड 1/3 ऑफ डायामीटर, तो डी एम इक्वल टू 1/3 डी एस। जब डायामीटर है तो हमें रेडियस की जरूरत होगी, इसकी मदद से हम रेडियस भी लिख लेते हैं। डायामीटर 1/3 है तो रेडियस भी 1/3 होगा, आर एम इक्वल आ जाएगा 1/3 आर एस के। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 30 टाइम्स दैट ऑफ सिल्वर, यानी कि रो एम इक्वल होगा 30 टाइम रो एस के। जहां पे सबस्क्रिप्ट में एम यूज किया है वो मैग्नम के लिए है और जहां पे एस यूज किया है वो सिल्वर के लिए है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है R इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो मैग्नम के लिए हम हर एक के साथ m यूज करेंगे, आर एम इक्वल टू रो एम एल एम डिवाइडेड बाई ए एम। वैल्यूज पुट करने से पहले जो ए एम है, एरिया का हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। आर एम इक्वल होगा रो एम एल एम डिवाइडेड बाय एरिया पाई आर स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पाई आर एम स्क्वायर हो जाएगा। रो एम किसके इक्वल हमें गिवन है, रो एम 30 रो एस, यहां पे 30 रो एस लिख दिया। एल एम किसके इक्वल है 1/3 एल एस के, 1/3 एल एस लिख दिया। पाई एज इट इज, आर एम की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1/3 आर एस, तो आर एम की जगह पे 1/3 आर एस लिख दिया और इसका स्क्वायर आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया, इसका स्क्वायर ओपन किया तो 1/9 पाई आर एस स्क्वायर आ गया। पाई आर स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, एरिया के। तो ये पाई आर स्क्वायर किसका है, एस का, सिल्वर के लिए। ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे हम एरिया ऑफ द सिल्वर यानी कि ए एस लिख सकते हैं। तो बाकी सब कुछ एज इट इज लिख दिया, पाई आर एस स्क्वायर की जगह पे ए एस लिख दिया। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई ऐसे किया कि 30 जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको पहले लिख दिया, 30 1/3 डिवाइडेड बाय 1/9 इंटू रो एस एल एस ओवर ए एस आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आर एम इक्वल आ जाएगा 30, ये सिंप्लीफाई हो गया 9/3 आ जाएगा इंटू रो एल ओवर ए, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है ना, रेजिस्टेंस किसकी, सिल्वर की, एस की, आर एस लिख देंगे इसकी जगह पर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा इंटू आर एस की वैल्यू हमें 1 गिवन है, तो आर एम हमारे पास आ जाएगा 90 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नम वायर 90 ओम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 है, कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज इन द 1 ओम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। करंट कैलकुलेट करना है जो कि 1 ओम रेजिस्टर में फ्लो करेगा इस सर्किट में। ये सर्किट जो है आपकी बुक में गिवन है, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मैंने की है कि जो सोर्सेज और रेजिस्टेंस लगी हुई हैं इनको मैंने प्रॉपर नाम दे दिए हैं, R1, R2, R3, R4, E1 एंड E2 का। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे करंट कंसिडर कर लिया है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे दोनों करंट्स, इसको I1 का नाम दे दिया और इसको I2 का नाम दे दिया। तो कहा यह गया है कि ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस है इसमें से कितना करंट गुजरेगा वो कैलकुलेट करना है। इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो करंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम, अगर आप डाटा लिखेंगे तो डाटा लिखने में टाइम वेस्ट होगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखें, क्योंकि डाटा जो है वो ये डायग्राम में मैंने यहीं पे इसको R1 R2 करके लिख दिया है, तो यहीं से हम हेल्प ले लेंगे। सॉल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, लूप्स कंसिडर करके वहां पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज कर लेते हैं। तो अप्लाई करेंगे केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 1। लूप 1 हम इसको कंसिडर करते हैं, कौन सा लूप है, AEFDA, इस लूप पे। अब इसमें एक बात आपने याद रखनी है, EMF सोर्स से शुरू होना है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी कि कन्वेंशनल करंट जो है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और रास्ते में आने वाली तमाम रेजिस्टेंस में के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको नेगेटिव लेंगे। E1 हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, यहां से आगे ये आ गई रेजिस्टेंस, इसमें से करंट गुजर रहा है I1 और रेजिस्टेंस है R।
इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इक्वल टू आई आर के फार्मूले से I1R1, तो माइनस I1R1, और ये रेजिस्टेंस आया, करंट गुजर रहा है I1 और रेजिस्टेंस R2, तो माइनस I2R2, I1 करंट I1 है, माइनस I1 रेजिस्टेंस R2, और इसके साथ ही इसमें से ये वाला करंट भी गुजर रहा है, क्योंकि ये जो है ये वाली रेजिस्टेंस दोनों लूप्स में कॉमन है। I1 अगर नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो I2 इस डायरेक्शन के मुताबिक ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो I1 को अगर हमने नेगेटिव लिया है I1R2, तो I2 के लिए उसको पॉजिटिव लेंगे, यानी कि प्लस I2R2 आएगा, और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। जहां पे भी इस तरह कोई रेजिस्टेंस दो लूप्स में कॉमन आ जाए तो वहां पे एक गुजरने वाले करंट की डायरेक्शन और दूसरे गुजरने वाले करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो एक को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे को नेगेटिव लेंगे, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हमारे पास KVL अप्लाई किया है लूप 1 के ऊपर। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शो की है, तो इसको I1 का नाम दिया है। अब I1 जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस गुजरेगा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम नेगेटिव लेते जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को रोकती है। E1 पॉजिटिव लिया, अब इसके बाद रास्ते में ये रेजिस्टेंस आई, करंट गुजर रहा है I1 और रेजिस्टेंस है R1, तो माइनस I1R1, उसके बाद करंट I1 एंड रेजिस्टेंस R2, माइनस I2R2, और एक और करंट जो I2 गुजर रहा है उसकी डायरेक्शन I1 के अपोजिट है। I1 अगर इस तरीके से यहां से नीचे से ऊपर की तरफ है तो I2 इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ है, तो अगर इसको नेगेटिव लिया है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, प्लस I2R2 हो जाएगा, और ये इक्वल आएगा 0 के। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। E1 की वैल्यू 6 है, माइनस I1 हमें नहीं मालूम, I1 इंटू R1 की वैल्यू 3 है, माइनस I1, R2 की वैल्यू 1 है, प्लस I2 R2 की वैल्यू 1 है, ये इक्वल आ जाएगा 0 के। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 माइनस 3I1 माइनस I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। I1 को ऐड कर लिया, यानी कि ये आ जाएगा 6 माइनस 3 एंड 1 4I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। ये दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस और 6 प्लस ही रहेगा, यानी कि 4I1 माइनस I2 इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सेम ये जो हमने KVL लूप 1 के ऊपर अप्लाई किया है, अब इसी तरह KVL लूप 2 के ऊपर अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग KVL इन लूप 2। लूप 2 कौन सा है, BCFEB, ठीक है। इस लूप के ऊपर हम अप्लाई करेंगे KVL। तो यहां पे जब अप्लाई करते हैं तो यहां पे भी पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड हो रहा है करंट की जो डायरेक्शन है, तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव, यानी कि E2 प्लस का आएगा। रास्ते में आ गई ये रेजिस्टेंस, इसमें से करंट गुजर रहा है I2, तो माइनस I2R3 ये लिख दिया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस आ गई, माइनस I2R2 ये लिख दिया। अब इसमें से I2 को पॉजिटिव लिया है तो I1 भी गुजर रहा है, उसको नेगेटिव लेंगे। I2R2 पॉजिटिव लिया तो प्लस I1R2 लिखेंगे, I2 की वजह से नेगेटिव था तो I1 को पॉजिटिव लिखा। उसके बाद ये रेजिस्टेंस आ गई, करंट गुजर रहा है I2, यानी कि रेजिस्टेंस की वजह से माइनस I2R4 आ जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। वैल्यूज पुट करेंगे, E2 की वैल्यू 9 माइनस I2 हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं है, R3 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 1 है एंड R4 की वैल्यू 3 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 माइनस 2I2 माइनस I2 प्लस I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 0। I1 वाली टर्म्स एक जगह और I2 वाली टर्म्स को ऐड करके एक जगह पे लिख देंगे, यानी कि 9 प्लस I1 ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 6I2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा I1 माइनस 6I2 इक्वल टू माइनस 9। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने I1 और I2 कैलकुलेट करना है, और उनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास इस रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए I1 अगर इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये I1 4I1 हो जाएगा,
जो कि सब्ट्रैक्ट, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4i1 और i2 कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दो ऑप्शन है, या तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये 4i1 बन जाए, या इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये 6i2 बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 4i1 माइनस 24i2 इक्वल टू माइनस 36, और ये इक्वेशन 3 आ गई। अब इस इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो 4i1 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी i2 इसमें से हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो अब हम क्या करने लगे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। डायग्राम एज इट इज लिख दी है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। 4i1 माइनस 24i2 माइनस ये इक्वेशन 3 लिखी और ये इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड लिखी ब्रैकेट में, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू इक्वेशन 1 की, इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड और ये इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड आ गई। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4i1 माइनस 24i2 माइनस 4i1 प्लस i2 इक्वल टू माइनस 42 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया। i1 को ऐड किया तो ये हमारे पास i1 वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, 4i1 माइनस 4i1। i2 वाली टर्म्स को ऐड अप किया तो माइनस 23i2 इक्वल टू माइनस 42। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, i2 इक्वल आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 23। i2 की वैल्यू आ जाएगी 1.83 एम्पेयर। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास थी 4i1 माइनस i2 इक्वल टू 6, तो i2 की जगह पे हमने i2 वाली वैल्यू 1.83 पुट की। 4i1 इक्वल आ जाएगा 6, ये माइनस वाली वैल्यू इधर जाएगी, प्लस हो जाएगी 6 प्लस 1.83, यानी कि 4i1 इक्वल आ जाएगा 7.83 के। i1 इक्वल आ जाएगा 7.83 डिवाइडेड बाय 4, i1 की वैल्यू आ जाएगी 1.96 एम्पेयर के। ये हमारे पास i1 की वैल्यू आ गई 1.96 एम्पेयर। करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करेगा वो देखते हैं। ये 1 ओम रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस हमने करंट कैलकुलेट करना था, और वो करंट कैसे आएगा, i1 और i2 का डिफरेंस लेंगे, यानी कि डेल्टा आई इक्वल टू बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, i1 माइनस i2 करेंगे तो डेल्टा आई आ जाएगा 1.96 माइनस 1.83। ये दोनों वैल्यूज अभी हमने कैलकुलेट की थी, तो डेल्टा आई आ गया 0.13 और करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। तो R2 जो है 1 ओम रेजिस्टर, इनमें से जो करंट गुजरेगा वो 0.13 एम्पेयर होगा। तो इस तरीके से आपके पास किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए जिसमें लूप्स बने हों, वहां पे आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एमसीक्यूज, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या किसी भी सब्जेक्ट का, चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।